ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। वक्त स्पेशल रिपोर्ट का हो गया है। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। खबरों के सिलसिले की शुरुआत करेंगे बड़ी सियासी खबर के साथ, उस खबर से जिसके केंद्र में है गांधी परिवार। जी हां, खबर यह है कि नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट दायर होने और उसमें सोनिया और राहुल गांधी का नाम होने पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। आज इसके विरोध में देश भर में सड़कों पर कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करने जा रहे हैं। आज दिल्ली समेत पूरे देश में ईडी दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। चार्जशीट पर भड़की हुई है कांग्रेस। गांधी परिवार और पार्टी के साथ षड्यंत्र इसे बता रही है। तो आज पूरे देश में जहां ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करेगी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस पूरे मामले को गांधी परिवार और कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ी साजिश करार दिया है और इसीलिए कांग्रेस कार्यकर्ता आज सड़क पर उतरेंगे और यहां प्रदर्शन करेंगे। चार्जशीट में सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1 और राहुल गांधी को आरोपी नंबर 2 बताया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हुई है और नेशनल हेराल्ड केस में इस चार्जशीट पर अब सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने इसे गांधी परिवार के खिलाफ एक बड़ी साजिश करार दिया तो बीजेपी गांधी परिवार को सबसे बड़ा भ्रष्ट करार दे रही है। तो नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल हुई है वो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में है। इस चार्जशीट में आरोपी नंबर 1 बनाया गया है सोनिया गांधी को, आरोपी नंबर 2 बनाया गया है राहुल गांधी को। और इससे जुड़ा जो कोर्ट ऑर्डर सामने आया है उसमें राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1, राहुल गांधी को आरोपी नंबर 2 लिखा गया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ किसी मामले में चार्जशीट दाखिल हुई है, लिहाजा उस पर बड़ा सियासी संग्राम भी होता नजर आ रहा है। 25 अप्रैल को कोर्ट में सुनवाई। नेशनल हेराल्ड केस में किस किस नेता पर आरोप है ये भी आपको बता देते हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई इस याचिका में, इस चार्जशीट में माफ कीजिएगा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ सैम पित्रोदा और सुमन दुबे का नाम भी शामिल है। नाम तो ऑस्कर फर्नांडिस, मोतीलाल वोरा का भी शामिल है, लेकिन मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस का निधन हो चुका है। इस बीच चार्जशीट को लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। तो चार्जशीट में किन किन के नाम हैं वो चेहरे टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। इसमें सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी का नाम शामिल है। इसके अलावा मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस, ये 2 नाम भी शामिल थे, लेकिन इन दोनों का ही निधन हो चुका है। और अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे यहां मुसीबत में इस चार्जशीट की वजह से नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस कार्यकर्ता आज देश भर में सड़कों पर उतरेंगे और जमकर प्रोटेस्ट करेंगे। ये योजना कांग्रेस की है। तो ईडी की ये पहली चार्जशीट जिसमें आरोपी नंबर 1 बनाया गया है सोनिया गांधी को। जब ये केस शुरू हुआ था तभी हमने बड़ा स्पष्ट किया था कि ये बड़ा विचित्र केस है जो शुरू किया गया है बिना किसी 1 रुपये के स्थानांतरण हुए, बिना किसी 1 पैसे की प्रॉपर्टी के स्थानांतरण हुए। एक नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 8 की कंपनी बनाई गई जिसमें श्रीमती सोनिया गांधी और अन्य लोग, लेट श्री मोतीलाल वोरा जी इत्यादि सब डायरेक्टर्स थे, जिसमें न डिविडेंड दिया जा सकता है न कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो सकता है। ये एक फेक केस है जिसमें कोई भी तथ्य नहीं है, निराधार है और अंततोगत्वा इसमें कोर्ट्स ये स्पष्ट करेंगे और इसको एक राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से किया जा रहा है जो दर्शाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को नस्तानाबूद करने की मोदी जी की साजिश है। ईडी तो इडियट है, जो मर्जी उसको कराया जा सकते हैं, उससे हमें कोई परवाह नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिस नेशनल हेराल्ड केस में ये चार्जशीट दायर की गई है वो चार्जशीट, वो केस है क्या, आपको बताते हैं कि आखिरकार ये नेशनल हेराल्ड केस है क्या। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साल 1938 में एसोसिएटेड जर्नल्स यानी कि AJL कंपनी बनाई थी। जर्नल्स ही नेशनल हेराल्ड अखबार निकालती थी, AJL ही नेशनल हेराल्ड अखबार निकालती थी। 2008 में नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन बंद करने का फैसला लिया गया। साल 2011 में कांग्रेस ने AJL की
90 करोड़ की देनदारी अपने पास ले ली। एजेएल के कर्ज को खत्म करने के लिए यंग इंडियन कंपनी बनाई गई। यंग इंडियन में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की हिस्सेदारी है 38%। आरोप है कि टैक्स स्टैंप ड्यूटी चुकाए बिना ही यंग इंडियन ने एजेएल का अधिग्रहण कर लिया था। तो इस मामले में सोनिया और राहुल गांधी से ईडी कई बार पूछताछ कर चुकी है। कोर्ट ने इस मामले में आरोपों पर संज्ञान लेने के लिए 25 अप्रैल की तारीख तय की है, लेकिन उस सुनवाई में क्या होगा और उसके बाद क्या हो सकता है, ये भी एक बार आपको बता देते हैं। तो 25 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई है। चार्जशीट पर संज्ञान लेने या नहीं लेने पर फैसला आ सकता है। अगर संज्ञान लिया गया तो आरोपियों के खिलाफ समन जारी किए जाएंगे, और अगर कोर्ट ने संज्ञान लिया तो अगली तारीख दी जाएगी। आरोपी जमानत की अर्जी देंगे, ईडी जिसका विरोध कर सकती है। तो ईडी का शिकंजा सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर ही नहीं कसा है, बल्कि गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर भी कसा है। लेकिन उससे पहले कुछ रिएक्शन जो बहुत महत्वपूर्ण हैं आपको सुना देते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की जो चार्जशीट फाइल करी है वो उस केस में करिए जहां पर एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी जी को अगर ये लगता है कि वो इससे लोगों को डरा धमका लेंगे, होंगे वो कुछ लोग जो आपसे डर जाते होंगे। ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी है, ये कांग्रेस पार्टी है, ये आपसे ना डरती है ना आपसे धमकती है। कांग्रेस पार्टी को ध्यान रखना चाहिए कि विषय की शुरुआत 2012 में हुई थी और एक जनहित याचिका के द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2013 में इस केस की शुरुआत की थी। यानी यह मामला दर्ज तब हुआ था जब मोदी जी की सरकार आई भी नहीं थी। अतः कांग्रेस पार्टी का इस पर राजनीति करने का आधार नहीं बनता है। नैतिक और तकनीकी दोनों आधारों के ऊपर कांग्रेस के यह दावे बहुत खोखले, आधारहीन और दुर्भावना से प्रेरित तथा जांच की प्रक्रिया को प्रभावित करने के विचार से प्रेरित दिखाई पड़ते। तो सिर्फ गांधी परिवार पर ही ईडी का शिकंजा नहीं कसा है, बल्कि गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर भी कसा है। लेकिन मामला दूसरा है। मामला हरियाणा में लैंड डील का है, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा से कल भी पूछताछ हुई थी और आज एक बार फिर उनका ईडी के सवालों से सामना होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आज ईडी रॉबर्ट वाड्रा से फिर पूछताछ करेगी। कल रॉबर्ट वाड्रा से 6 घंटा पूछताछ हुई थी। आज फिर पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश होंगे रॉबर्ट वाड्रा। मामला 2008 की एक लैंड डील का है, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप है। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि उन्हें गांधी परिवार का सदस्य होने और सरकार के खिलाफ आवाज उठाते रहने की वजह से सताया जा रहा है। जमीन वाली फाइल फिर से खुली तो ईडी के समन का जवाब देने समर्थकों के साथ रॉबर्ट वाड्रा पैदल ही ईडी दफ्तर पहुंच गए। ईडी को आगे करता है। अरे जो फाइल उसका क्या बिगाड़ा? ईडी दफ्तर जाने से पहले रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, जांच एजेंसियों के जरिए सरकार उनकी आवाज दबाना चाहती है, क्योंकि वो जनता की आवाज बुलंद करते रहते हैं। हर बार आपको सम्मान दिया जाता है। जब भी लोगों के हित में मैं बोलूंगा, जब भी जनता की आवाज बुलंद करूंगा, ये लोग दबाएंगे और मीडिया और ये लोग एजेंसियों का दुरुपयोग करेंगे। रॉबर्ट वाड्रा को हरियाणा में जमीन खरीद के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया। वो 17 साल पुराना है। मामला 2008 में गुरुग्राम में डीएलएफ और रॉबर्ट वाड्रा के बीच हुई जमीन की डील का है। तब वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने शिकोहपुर गांव में 3.5 एकड़ जमीन खरीदी थी। डील के बाद ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज नाम की कंपनी को 7.5 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। इसके बाद उस वक्त हरियाणा की हुड्डा सरकार ने जमीन पर कॉलोनी बनाने की मंजूरी दे दी थी। लेकिन 4 महीने बाद ही वाड्रा ने 58 करोड़ रुपए में जमीन डीएलएफ को बेच दी। इस सौदे में वाड्रा की कंपनी को करीब 700 गुना से भी ज्यादा का मुनाफा हुआ। लेकिन गड़बड़ी के आरोपों के बाद 2012 में जमीन का ट्रांसफर रद्द कर दिया गया। 23,000 documents were submitted in 2019. The case that they're asking me about is a 20-year-old case. We abide by all rules and regulations when we do any kind of transactions, and
this is definitely politically motivated, and they can ask me as many questions. All the answers are given, all documents are given, and I think the ruling government always misuses the agency, and I'm having to face the same. इस मामले में एक बार फिर ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा से लंबी पूछताछ की, लेकिन ईडी के सामने एक बार फिर वाड्रा की पेशी को कांग्रेस ने गांधी परिवार के खिलाफ बदले की कार्रवाई बताया, जबकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि भ्रष्टाचार और गांधी परिवार का संबंध पुराना है। कब, कैसे, किस तरीके से बाजवा साहब को जेल भेजने का काम करूं? 100% इसमें बदलाखोरी की बू आ रही है। जिस प्रकार से मुकदमा दर्ज किया गया है, ऐसे ये 2-4 मुकदमे नहीं है, ऐसे हजारों मुकदमे जो विरोधियों के ऊपर इन्होंने किए, वो आपके सामने। करप्शन का कोई भी कानून के तहत केस आएगा तो उसमें जो है वो जुलूस निकालने लगेंगे कि हमें जो है वो करप्शन के महान क्रांतिकारियों का ये एक बहुत बड़ा जो है वो जुलूस निकल रहा है। वो लोगों की आवाज़ बुलंद करते करते लोगों की आवाज़ दबाने का माहिर रहा है, और आवाज़ दबाने के साथ साथ लोगों के जो है वो अधिकारों को हड़पने का भी उसका इतिहास रहा है। ईडी ने हफ्ते भर पहले भी पूछताछ के लिए वाड्रा को समन भेजा था। 8 अप्रैल को वाड्रा प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं हुए तो एजेंसी की ओर से नया नोटिस भेजा गया था। और अब बात वक्फ कानून के खिलाफ बवाल की और उसकी हिंसा में झुलसे बंगाल की। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बंगाल में हिंसा को लेकर जो बड़ा अपडेट है। आज बंगाल जाएगी एनएचआरसी की टीम, और एनएचआरसी की टीम बंगाल में मुर्शिदाबाद का दौरा करेगी, जो हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम आज बंगाल जाएगी और एनएचआरसी की टीम बंगाल में मुर्शिदाबाद का दौरा करेगी। वहां हिंसाग्रस्त तमाम इलाकों का निरीक्षण करेगी और अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। तो बंगाल हिंसा को लेकर यह सबसे बड़ा अपडेट जो आज का है। आज एनएचआरसी की टीम की मूवमेंट पर नजर रहेगी। तो वक्फ कानून के खिलाफ जब देश के किसी राज्य में कोई बवाल नहीं हुआ तो फिर पश्चिम बंगाल में ही हिंसा क्यों भड़की? 6 दिन की 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली, जब 8 अप्रैल को मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में दंगा शुरू हुआ, हिंदू टारगेट किए गए, पुलिस की गाड़ियां जला दी गई। दूसरी तस्वीर 9 अप्रैल की है, जब मुर्शिदाबाद के सूती में पुलिस पर पत्थर फेंके गए। 10 अप्रैल को हावड़ा और नादिया में हिंसा हुई, हिंदुओं की दुकानों पर पथराव हुआ। 11 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में दूसरी बार हिंसा हुई, सूती और शमशेरगंज में हिंदुओं पर हमले किए गए। दक्षिण 24 परगना में भी पुलिस पर हमले हुए। 12 अप्रैल को फिर मुर्शिदाबाद के धुलियान और सूती में दंगाई सड़कों पर उतरे। उनके हमलों में 3 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद मुर्शिदाबाद में बीएसएफ लगा दी गई। 14 अप्रैल को दक्षिण 24 परगना में फिर हिंदू निशाने पर आए। दंगाइयों ने पुलिस को भी घेर लिया, उनकी गाड़ियां जला डाली। हालांकि राहत की बात यह रही कि पिछले 48 घंटे में कहीं से हिंसा की कोई खबर नहीं आई है, लेकिन सवाल यह है कि विरोध की इस चिंगारी को दंगे की आग में किसने बदला, किसने इसे हवा दी? तो इसमें वही नाम आ रहे हैं जो नाम पिछले महीनों बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा में सामने आए थे। मॉडस ऑपरेंडी एक ही है, दंगों का पैटर्न भी समान है और टारगेट भी दोनों में एक ही है, हिंदू कम्युनिटी। भीड़ इकट्ठा करके हिंदुओं के घरों पर हमला करना, उन्हें मारना, उन्हें पीटना, उनका सब कुछ लूट लेना, उसके बाद घर में आग लगाकर उन्हें अपने ही देश में शरणार्थी बनने पर मजबूर कर देना। यही बांग्लादेश में हुआ था और यही अब बंगाल में नजर आ रहा है। और अब जानिए कि वक्फ कानून के नाम पर इस हिंदू विरोधी हिंसा के पीछे किस आतंकी संगठन का बैकअप दिख रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब मुर्शिदाबाद में बीएसएफ का कंट्रोल है। बीएसएफ ने कुछ सुराग भी ढूंढे हैं। सूत्रों के मुताबिक बीएसएफ की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में हिंसा के पीछे बांग्लादेश के 2 आतंकी संगठन दिखे हैं, जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी जेएमपी और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम यानी एबीटी। जेएमबी और एबीटी दोनों को ही भारत ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। सुराग है कि इन आतंकी संगठनों ने अपने स्लीपर सेल के जरिए हिंसा भड़काई। अब देखिए बीएसएफ की रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि बांग्लादेशी आतंकी संगठनों ने किस तरह मुर्शिदाबाद में वक्फ विरोधी आग भड़काई। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश से वीडियो कॉलिंग के जरिए मुर्शिदाबाद में मुस्लिम लड़कों को भड़काया गया। जेएमबी
और एबीटी के कट्टरपंथियों ने वक्फ कानून को मुस्लिम विरोधी बताकर उकसाया। वीडियो कॉन्फ्रेंस पर होने वाली तकरीरों में ज्यादातर 12 साल से 25 साल की उम्र के मुस्लिम लड़के चुने गए। इन्हें पत्थर इकट्ठा करने और पेट्रोल बम बनाने को कहा गया। आंसू गैस से बचाव के तरीके बताए गए। इसी बीच आज वक्फ कानून को लेकर एक बहुत बड़ी खबर है और खबर यह है कि आज वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। यह सुनवाई वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर होनी है। कुल 72 याचिकाएं लिस्ट की गई हैं, जिन पर चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच दोपहर 2 बजे दलीलें सुनेगी। तो वक्फ कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 2 बजे सुनवाई होनी है। इसके लिए कुल 72 याचिकाएं लिस्ट की गई हैं और इस अहम सुनवाई पर आज सभी की निगाहें रहेंगी। 3 जजेस की बेंच जो है वो इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। दोपहर 2 बजे ये सुनवाई होनी है। इससे पहले 7 राज्यों सरकारों ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और इस कानून के समर्थन में अपनी राय बताई थी। और अब सुप्रीम कोर्ट में होने वाली इस अहम सुनवाई पर सभी की निगाहें 72 याचिकाएं लिस्ट की गई हैं और 3 जजों की बेंच इन 72 याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगी। तो जहां बंगाल में इस कानून के विरोध में हिंसा लगातार सुलगती रही और उस हिंसा पर जमकर सियासत भी हो रही है, तो वहीं आज सुप्रीम कोर्ट में इन याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। जो 72 याचिकाएं अलग अलग जगह से लगाई गई हैं। तो बेंच में कौन कौन जज शामिल हैं, वो तस्वीरें, वो नाम टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन, ये वो 3 जज हैं जिस बेंच का हिस्सा है। और प्रमुख याचिकाएं किन की तरफ से लगाई गई है? एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से, आम आदमी पार्टी के ओखला सीट से विधायक अमानतुल्ला खान की ओर से याचिकाकर्ता हैं और साथ ही एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क, टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा, कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद जावेद, आरजेडी सांसद मनोज झा, ये वो प्रमुख याचिकाकर्ता हैं जिनकी याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। जेडीयू नेता परवेज सिद्दीकी, जमीयत उलेमा हिंद मौलाना अरशद मदनी प्रमुख याचिकाकर्ताओं में शामिल हैं। इसके अलावा शिया धर्मगुरु सैयद कल्बे जवाद नकवी भी प्रमुख याचिकाकर्ताओं में शामिल हैं। और आइए अब देखते हैं आईपीएल से जुड़ी हुई खबरें तेज रफ्तार के साथ। पंजाब किंग्स ने केकेआर को रोमांचक मैच में 16 रन से हराया। पंजाब ने कोलकाता को 112 रन का मामूली टारगेट दिया था। जवाब में कोलकाता की टीम 95 रन पर ही ऑल आउट हो गई। पंजाब की टीम को 6 मैच में चौथी जीत मिली और इसी के साथ वो अंक तालिका में चौथे नंबर पर पहुंच गई। वहीं कोलकाता की टीम की ये 7 मैच में चौथी हार है। पंजाब की जीत के हीरो रहे यजुवेंद्र चहल, जिन्होंने 4 विकेट लिए। चहल ने कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे, खतरनाक दिख रहे अंगकृष रघुवंशी, हिटर रिंकू सिंह और अमनदीप सिंह को पवेलियन भेजा। पंजाब की माको यामसन ने 3 विकेट लिए। इसमें से सबसे बड़ा विकेट था आंद्रे रसल का, जिन्हें आउट करके यामसन ने केकेआर की जीत पर ब्रेक लगा दिया। कोलकाता की बैटिंग में अंगकृष रघुवंशी को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज 20 रन के स्कोर को पार नहीं कर पाया। कप्तान रहाणे भी 17 रन पर ढेर हो गए। पंजाब के कैप्टन श्रेयस अय्यर कोलकाता के खिलाफ बिना खाता खोले ही आउट हुए। हर्षित राणा की गेंद पर अमनदीप सिंह ने अय्यर का कमाल का कैच पकड़ा। पंजाब के 7 बल्लेबाज 10 रन के स्कोर को पार नहीं कर पाए और पूरी टीम जैसे तैसे 100 रन के पार पहुंची। पंजाब के गेंदबाजों ने दम दिखाया और कोलकाता को 112 रन पर का स्कोर भी नहीं बनाने दिया। केकेआर के हर्षित राणा ने पंजाब के खिलाफ 3 विकेट लिए। 3 ओवर में हर्षित ने सिर्फ 25 रन बनाए, लेकिन उनकी मेहनत बेकार गई क्योंकि कोलकाता की टीम हार गई। केकेआर के वरुण चक्रवर्ती ने बेहद कसी हुई गेंदबाजी की। उन्होंने पंजाब के खिलाफ 4 ओवर में सिर्फ 21 रन दिए और 2 विकेट लिए। वरुण ने ग्लेन मैक्सवेल और जॉश इंग्लिश को ढेर किया।
आईपीएल के बीच आई बड़ी खबर। टीम इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा के नाम पर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में बनेगा स्टैंड। चैंपियंस ट्रॉफी में जीत के बाद मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने यह फैसला लिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।